क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पढ़ेंगे हम उसकी पूरी डिटेल। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हिंदी में कहेंगे मांग की लोच। डेफिनेशन: द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या करती है, मेजर करती है जब प्राइस में कितने परसेंट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो इलास्टिसिटी क्या करती है, मेजर्स चेंज करती है परसेंटेज में। Simply, the relative change in demand for a commodity as a result of a relative change in its price is called as the elasticity of demand। और उसी प्रकार सिंपली अगर हम कहें तो अगर प्राइस की क्वांटिटी में चेंज होगा तो डिमांड में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और उसे ही हम क्या कहेंगे, जो चेंज हम मेज़र करेंगे, जो चेंज हमें दिखता है वो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इन द वर्ड्स ऑफ मिसिस जॉन रॉबिन्सन, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेट्स टू द इफेक्ट ऑफ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस अपॉन द अमाउंट डिमांडेड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होता है जिसमें प्राइस के एक छोटे से चेंज की वजह से डिमांड के अमाउंट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, और वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार दे रखे हैं। 3 टाइप्स की होती है मेनली। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 टाइप्स की होती है, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो सेकेंड और थर्ड है वो हमारे चैप्टर में नहीं है, 12th क्लास के लिए सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन इकोनॉमिक मेजर ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और परचेज्ड ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू इट्स प्राइस चेंज्ड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होती है जब किसी प्रोडक्ट की, किसी वस्तु की प्राइस क्या होती है, चेंज होती है मतलब बदलती है, और उसी के वजह से जो उसकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो भी क्या होती है, चेंज होती है। उसे हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो किसकी वजह से हो रही है, प्राइस चेंज की वजह से। एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इट इज़, और मैथमेटिकली में इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस प्रकार लिखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी का ये क्या है, फॉर्मूला दे रखा है, जिसमें क्या है, ऊपर आएगा क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट चेंज हो रही है, और उसके अपॉन में आएगा जो प्राइस है वो कितने परसेंट चेंज हो रही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेस इस प्रकार करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका फॉर्मूला है। सिंबल इस प्रकार से हम सिंबल में यूज़ करते हैं इससे, ई पी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, वेयर, अब इनके फुल फॉर्म ई पी, डेल्टा क्यू, पी क्या होते हैं, वेयर ई पी इक्वल्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कितना चेंज हो रहा है, और पी इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस, और डेल्टा पी इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, और डेल्टा पी वो होता है कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं फॉर्मूले के थ्रू। एग्जाम्पल दे रखा है, अ कमोडिटीज 1000 यूनिट आर डिमांडेड व्हेन प्राइस वॉज 10 पर यूनिट। जब एक कमोडिटी की डिमांड कितनी थी, 1000 यूनिट, कब थी, जब उसकी प्राइस 10 थी। व्हेन द प्राइस फॉल टू ₹6, जब उसकी प्राइस 6 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई 2000 यूनिट्स पर। द इलास्टिक ऑफ डिमांड विल बी कैलकुलेटेड इज अंडर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस प्रकार कैलकुलेटेड करेंगे।
फॉर्मूला यूज़ करेंगे ई पी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू होगा हमारा चेंज इन डिमांड करेंगे, मतलब 2000 माइनस 1000 इतना चेंज हुआ। प्राइस में 10 माइनस 6 इंटू जो प्राइस एक्चुअल थी वो 10 और क्वांटिटी थी एक्चुअल 1000। 2000 में से 1000 माइनस करेंगे 1000 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। 10 में से माइनस करेंगे 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 10 अपॉन 4 और निकलेगा 2.5। तो 2.5 जो निकला है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकला है कि इतनी डिमांड में क्या हुआ, चेंज हुआ। मतलब जब प्राइस 10 थी, यूनिट 1000 थी डिमांड, और प्राइस 6 हो गई तो डिमांड डबल हो गई। तो उसकी वजह से प्राइस चेंज की वजह से जो डिमांड में इतना क्या आया, उसका डिफरेंस आया। ये फॉर्मूले के थ्रू हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसे हम मेथड भी कहते हैं। डिफरेंट कमोडिटीज़ हैव डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी। सब कमोडिटी की क्या होती है, अलग अलग प्राइस होती है। इलास्टिसिटी भी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी अलग होती है। सम कमोडिटीज़ हैव मोर इलास्टिक डिमांड वाइल अदर हैव रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। कुछ ऐसे कमोडिटीज़ होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसी होती है जिनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। बेसिकली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और उसी प्रकार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से लेकर इन्फिनिटी तक शो होती है। इट कैन बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल भी हो सकती है। लेस देन 1, 1 से कम हो सकती है। ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा हो सकती है। या इक्वल टू यूनिटी, और जो यूनिटी होती है उसके इक्वल भी हो सकती है। टाइप्स और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार दे रखे हैं, टाइप्स और डिग्री एक ही होते हैं। फर्स्ट, ये 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, जिसे ई पी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हम शो करते हैं। ई पी हमारा होता है इलास्टिसिटी डिमांड। सेकेंड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ई पी इक्वल्स टू 0। थर्ड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ई पी greater than 1. 4. Relatively inelastic demand, EP less than 1. 5th, unitary elastic demand, EP equals to 1. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, EP इक्वल्स टू इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसे हम इन्फिनिटी इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। When at a given price the quantity demanded rises to any level, the demand is said to be perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक कब होता है, जब जो प्राइस है वो सेम रहेगी लेकिन डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। अ स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस इन दिस केस विल रिड्यूस द डिमांड टू 0। अगर इस कंडीशन में अगर थोड़ी सी भी क्या होगी, प्राइस चेंज होती, तो माइनर भी अगर चेंज होगा तो जो डिमांड है वो 0 तक पहुंच जाती है। इन दिस केस द डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इस केस में जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो कर्व होती है वो सारे पैरेलल होते हैं। जैसे दिख रहा है आपको 10, 20 और 30 पर जो बने ये पैरेलल लाइन में शो करता है। किस पर, एक्स एक्सिस पर जो दिख रहे हैं। टेबल में 2 आपको दे रखे, 2 कॉलम में प्राइस और डिमांड के। जो प्राइस है वो तीनों में 3 दे रखी है, तीनों में 10 है, और डिमांड यूनिट चेंज हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई और 30 हो गई। इस टेबल में क्लियरली शो रहा है कि जो प्राइस है उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, सब में 10, 10 और 10 है। लेकिन जो डिमांड है वो प्राइस चेंज ना होने की वजह से भी क्या है, डिमांड बढ़ गई, 10 से 20 हो गई और 20 से 30 हो गई। डायग्राम में हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स पर 10, 20, 30 ये डिमांड शो कर रहा है 40 तक, और प्राइस शो कर रहा है 50 से लेकर 25 तक। तो जहाँ प्राइस हमारी 10 है, सेम प्राइस है, लेकिन जो डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई, 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई, मतलब ये पैरेलल लाइन में शो कर रही है। तो इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और इन्फिनिटी इलास्टिसिटी, और इसे हम शो करते हैं ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। It must be noted that perfectly elastic demand is an imaginary situation and rare in real life. मतलब ऐसा नोट किया जा सकता है कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये एक प्रकार से इमेजनरी सिचुएशन पे आती है और ये बहुत रेयर होती है लाइफ में।
सेकेंड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. If with the change in price there is no change in demand at all, the demand is said to be perfectly inelastic. जब प्राइस में क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन डिमांड में चेंज नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. इन सच अ केस द डिमांड कर्व इज़ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस. और इस सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल होता है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है, वो वाई एक्सिस पर होगी. डायग्राम और टेबल दे रखी है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की. टेबल में 2 कॉलम शो हो रहे हैं, प्राइस और डिमांड. प्राइस 10, 20 एंड 30 चेंज हो रही है प्राइस. वहीं डिमांड 100 थी, देन उसके बाद प्राइस चेंज हुए तो भी 100 है, और प्राइस और चेंज हुए तो भी 100 है, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई. तो हम इसे अब कर्व में देखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस है डिमांड की और वाई प्राइस की. तो डिमांड 0, 50, 100 और 150. प्राइस 0 से लेकर 50 तक. तो प्राइस चेंज हुई 10, 20 और 30 हो गए प्राइस चेंज, लेकिन जो डिमांड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल लाइन है वो बिल्कुल, मतलब 100 पे ही क्या है वो, वहीं पर 100 पर ही कॉमन है. 10 में भी 100 डिमांड, 20 में भी 100 और 30 में भी 100 है. तो इसे हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. जो ईडी है वो इक्वल्स टू किसके होती है, 0 के इक्वल्स होती है, जिसमें प्राइस चेंज होती है लेकिन डिमांड चेंज नहीं होती, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है. थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इट रिफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस आर इक्वल. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वो होती है जिसमें प्राइस और डिमांड में इक्वल परसेंटेज में क्या होता है, चेंज होता है. प्राइस अगर चेंज हो रही है तो डिमांड भी चेंज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व इज़ अ स्ट्रेट लाइन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है वो हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन होगी, कैसी, डाउनवर्ड. जो डी दिख रहा है हमें ये इस प्रकार रहेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगी. इसे हम ई डी इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट करते हैं. टेबल में 2 कॉलम में प्राइस और डिमांड. प्राइस 10, 5, डिमांड 40, 60. जब प्राइस 10 थी तो डिमांड कितनी थी, 40 थी, और प्राइस कम हो गई 5 हो गई तो डिमांड कितनी हो गई, 60 हो गई. तो प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में भी क्या हुआ, चेंज हुआ. कर्व में देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. डिमांड 0, 20, 40, 60. वाई एक्सिस 0, प्राइस 0, 5 और 10. जब प्राइस 10 थी तो डिमांड 40 थी, जब प्राइस 5 हो गई तो डिमांड हो गई 60. तो प्राइस चेंज हुई, डिमांड चेंज हो गई, तो जो कर्व है वो 10 से किस पर आ गया, 5 पर आ गया, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया. इन द अबो टेबल प्राइस फॉल्स बाय 50% एंड डिमांड राइजेस बाय 50%. जो अबो टेबल है इसमें ये बताया गया है कि जो प्राइस 50% से कम हुई है तो डिमांड भी कितनी हो गई, 50% से ज़्यादा हो गई. मतलब दोनों का परसेंटेज क्या रहता है इसमें, सेम होता है. किसका, प्राइस का और डिमांड का परसेंटेज जो चेंज होता है वो सेम होता है. ई डी इक्वल्स टू 1. फोर्थ, मोर इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इट refers to a situation where a small proportion change in the price of a commodity is accompanied by a large proportionate change in quantity demanded. ये किसी सिचुएशन है जिसमें अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो उसकी डिमांड में क्या हो जाएगा, काफ़ी चेंज आ जाता है. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज सेड टू बी ग्रेटर देन 1 और यूनिटी. जो मोर इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जो होती है उसे ग्रेटर देन 1 कहा जाता है. इन दिस केस प्राइस फॉल्स बाय 20% एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड राइजेज बाय 40%. इस केस में जो डायग्राम दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, इसमें क्या है, जो प्राइस है वो 20% कम हो गई, मतलब 10 से 80 पर आ गई, तो डिमांड कितनी हो गई, राइजेज बाय 40%. डिमांड 40% इंक्रीज हो गई, 20 से आ गई वो 60 पर डिमांड आ गई. तो इसीलिए जो ई डी है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है. कर्व में देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस.
एक्स पर 0 से 100, 0, 20, 40, 60, 80 और 100। वाई पर 0, 20, 40, 60, 80 और 100। इसमें प्राइस पहले 100 थी तो डिमांड 20 थी, और प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, 100 से 80 हो गई, तो डिमांड कितनी हो गई, 20 से 60 हो गई। तो जो प्राइस है वो क्या हुई, सिर्फ 20% गिरी है, फॉल्स हुई है, तो डिमांड 40% क्या हो गई, राइज हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसे हम कहेंगे ED ग्रेटर देन 1 या मोर इलास्टिक डिमांड। फिफ्थ, लेस इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। It refers to a situation where a big percentage change in the price of a commodity is accompanied by a smaller percentage change in quantity demanded. ये ऐसी डिमांड होती है इलास्टिक डिमांड जिसमें जो प्राइस की मात्रा में क्या होगा, काफ़ी चेंज होता है, परसेंटेज जो होता है काफ़ी बदल जाता है, और उसी प्रकार जो डिमांड में परसेंटेज है वो इतना नहीं चेंज होता है, तो उसे हम कहेंगे लेस इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इज सेड टू बी लेस देन 1 और यूनिटी। जो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड है उसे हम क्या शो करते हैं, ED लेस देन 1। कर्व में शो हो रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स पर 0 से 20, 40, 60, 80 और 100 दे रखा है, वहीं वाई एक्सिस पर 0, 20, 40, 60, 80 और 100। अब हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस 100 थी, तो 100 से कितनी हो गई, 40 हो गई, कम हो गई प्राइस, मतलब काफ़ी परसेंटेज क्या हुआ, चेंज हुआ, 60% जो प्राइस थी वो क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन इतने परसेंटेज कम होने की वजह से भी जो डिमांड है वो कितनी चेंज हुई, सिर्फ 20% चेंज हुई। मतलब 100 पर डिमांड 20 थी तो 40 पर डिमांड कितनी हो गई, 40 हो गई, तो ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आया प्राइस चेंज की वजह से भी। इन दिस केस प्राइस फॉल्स बाय 60%। इस केस में जो प्राइस है वो 60% तक गिरी है, एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड राइजेस बाय 20%, और उसी प्रकार जो डिमांड है वो 20% इंक्रीज हो गई, तो हैंस ED लेस देन 1, और इसे ही कहेंगे हम ED लेस देन 1 या लेस इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए जो मेथड्स हैं वो हैं 3 मेथड्स होती है। फर्स्ट, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड वो होती है जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज, चेंज इन डिमांड परसेंट और चेंज इन प्राइस परसेंट के बेसिस पर हम क्या निकालते हैं, इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। सेकेंड, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है कि वो प्राइस चेंज हो रही है उसकी वजह से कितना डिमांड में चेंज हुआ, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसे हम कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और थर्ड, ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में जो सेगमेंट के थ्रू जो डिमांड कर्व पे हम क्या करते हैं, सेगमेंट बनाते हैं, जो हमने 5 डिग्री पढ़ी थी उसके बेसिस पर, उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वैसे कई फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ कमोडिटी। जो कमोडिटी है, वस्तु, वो किस प्रकृति की है, मतलब इन्फीरियर गुड्स से या सुपीरियर गुड्स से उसकी डिमांड ज़्यादा है या कम है, या उपयोगी है या नहीं है। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। जो सब्सटीट्यूट गुड्स है वो अवेलेबल है या नहीं है। सब्सटीट्यूट गुड्स वही अगर उसके ही जैसा जो दूसरा गुड है वो अवेलेबल है या नहीं। थर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। जो क्या है, हमारे पास जो कमोडिटी है उसका दूसरा अलग अलग दूसरे यूज़ है या नहीं। अगर उसके दूसरे यूज़ है तो अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसके दूसरे यूजेस की डिमांड भी कम होती है। फोर्थ, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस। कई बार किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ने पर हम क्या कर देते हैं, उसका यूज़ पोस्टपोन कर देते हैं। फिफ्थ, इनकम लेवल ऑफ बायर्स। जो बायर है, जो खरीद रहा है, उसकी इनकम लेवल में क्या हो जाएगा, या इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाती है। हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की आदत के ऊपर भी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट करती है।
प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो कितना परसेंट उस कमोडिटी पर स्पेंड करना चाहता है। प्राइस लेवल, जो प्राइस लेवल भी है कमोडिटी को इफेक्ट करता है। ज़्यादा प्राइस है तो कम डिमांड होती है, कम प्राइस है तो डिमांड ज़्यादा होती है। टाइम पीरियड, और जो कमोडिटी है वो किस टाइम पर उपयोगी है हमारे लिए, उसके बेसिस पर भी वो उसके डिमांड में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या महत्व है। फर्स्ट, यूज इन प्राइस डिटर्मिनेशन, जो प्राइस होता है उसे निश्चित करने में ये हेल्प करता है, इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड, प्राइस डिटर्मिनेशन इन जॉइंट प्रोडक्शन, जहाँ पर प्रोडक्शन कैसा होता है, जॉइंट होता है, जैसे पेट्रोल डीजल का, ऐसी जहाँ पे क्या होता है, जिनका प्रोडक्शन जॉइंट होता है, तो वहाँ पर भी प्राइस डिटरमाइन करने में, निश्चित करने में मदद करता है। थर्ड, इम्पोर्टेंस इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इसके साथ ट्रांसपोर्ट में, यातायात में और इंडस्ट्रीज में, कारखानों में भी ये महत्वपूर्ण है। फोर्थ, इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये क्या है, महत्वपूर्ण है। 5, हेल्पफुल इन टैक्सेशन पॉलिसीज, इसके साथ जो टैक्स पॉलिसी होती है, जो कर निर्धारित किया जाता है, नीति बनाई जाती है, उसमें भी क्या है, ये हेल्पफुल है। 6th, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या होते हैं, उसमें पूरा ऑन होते हैं, गवर्नमेंट के पास उसका अधिकार होता है। तो पब्लिक सेक्टर का वर्क क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ मोनोपोली होती, एकाधिकार होती, तो उसको और उसका एक्सप्लोशन किया जाता है, अगर कुछ शोषण होता है तो ये पब्लिक सेक्टर क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है पीपल की। ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक एंड अब चैप्टर 3 इज कंप्लीटेड।